4 साल गुजर गए हैं इलान के अब्रॉड आए। निंगजी प्रिंसिपल चेलिस्ट बनने वाली है। चेनफान भी इन कई सालों में उसके साथ है। इलान और तोंग शॉलो ने ब्रेकअप कर ली। 1 साल से ज्यादा हुए उन्हें एक दूसरे से कांटेक्ट किए। इलान आते हैं निंग और चेनफान के पास। पता चलता है निंग ने प्रिंसिपल चेलिस्ट बनने के लिए जितनी मेहनत की वो सब बर्बाद हो गई क्योंकि किसी और ने उसका स्पॉट ले लिया। इसी को लेकर उसका कंडक्टर से आर्ग्यूमेंट भी हो गया। चेनफान ने भी कई टाइम से नया सॉन्ग रिलीज नहीं किया। वो निंगजी के ड्रिंकिंग हैबिट से परेशान रहने और उसे संभालने में बिजी रहता है। उसके पेरेंट्स ने उसे चाइना कई बार बुलाया भी है, पर वो निंग को यहाँ अकेले छोड़ना नहीं चाहता। इलान उसे सजेस्ट करती है क्यों ना तुम अपना ऑर्केस्ट्रा खोलो और निंगजी को प्रिंसिपल चेलिस्ट बना दो। वो भी यही सोचता है, पर सब कुछ निंगजी पे डिपेंड करता है। चेनफान उसे भी सजेस्ट करता है तोंग से कांटेक्ट करने। उसका मानना है तोंग की जिंदगी भी कम मुश्किलों से भरी नहीं है। हर वक्त बिजी रहता है, इवन उसे भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। उसके डैड रिहैब में हैं और अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसे अपना सब कुछ छोड़ देना होगा। तभी निंगजी रेस्ट रूम से वापस आती है। ऊपर से तो टूर एंड होने की खुशी दिखाती है, पर डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पे झलक रही होती है। चेनफान भी उसे पीने से रोक रहा होता है। मूड को लाइट करने के लिए इलान म्यूजिक चेंज करवाती है और निंग को पकड़कर डांस करती है। बाकी सब भी झूम उठते हैं और एक आदमी के पैर से उसका चेलो गिर जाता है और उसमें स्क्रैच आ जाता है, जिसे ठीक कराने वो मार्क के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल स्टोर आती है, जो हाई स्कूल के टाइम पे उसका सीनियर हुआ करता और उसी के होम टाउन से बिलोंग करता है। रिपेयरिंग का कॉस्ट बहुत था, लेकिन मार्क उससे पैसे लेने से मना कर देता है और ये ठीक करने के बदले सिर्फ मील की ट्रीट मांगता है। लेकिन उसने ऑलरेडी इलान की बहुत बार मदद की है, उसे पैसे तो देने ही है। ऊपर से उसने पार्ट टाइम जॉब्स छोड़ दी ताकि अपने चेलो प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान दे सके, पर अब उसके पास रेंट के पैसे देने के बाद कुछ बचा ही नहीं। जब भी वो सैड होती है, रैपर्स में अपनी विशेष लिखकर खुद को शांत करती है और ये सब वो तोंग के वेंडर के साथ किए जुगाड़ की वजह से कर पा रही है। तभी निंगजी उसे मैसेज के थ्रू एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती है, जो है लोकल गाइड का। 3 दिनों तक क्लाइंट को हैंडल करना है, इंटरप्रेट करना है, फूड लॉज ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर करके पेमेंट 30,000 है। वो ये जॉब ले लेती है। इलान ने कार और लॉज बुक कर लिया होता है और अगले दिन वो अपने क्लाइंट से मिलती है, जो तोंग होता है। वो यहाँ अपने फोटोग्राफी वर्क के सिलसिले में 3 दिनों तक रुकने वाला है। दोनों की मुलाकात काफी टेंस्ड होती है। तोंग अब तक ब्रेकअप की वजह से उखड़ा सा है। उसका कहना है इलान उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देती है, पर इलान का बोलना होता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट वो दिया करता था। वो पूछता है तो क्या इसी वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, पर वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए तोंग भी क्लाइंट और प्रोवाइडर का रिलेशन रखकर उसके साथ डील डन करता है 20,000 में, जिनमें से सिर्फ 15,000 उसे ट्रांसफर करता है और बाकी कहता है प्लेस देखने के बाद दूंगा। क्लाइंट होने के बावजूद भी उसे ड्राइविंग खुद करनी पड़ती है क्योंकि इलान के पास लाइसेंस नहीं है। प्लेस पे पहुंचकर तोंग उसे नाश्ते के लिए कहता है। वो बाहर ऑर्डर देने जाती है तो बोलता है अगर बाहर के खाने से मेरा पेट खराब हो गया तो मेरे काम में देरी हो जाएगी, तो क्यों ना तुम ही कुछ बना दो। वो जब उसके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती है तब तोंग को यकीन ही नहीं होता ये सब उसने खुद बनाया। उसे उसका ये चूज किया हुआ जगह भी बहुत पसंद आया होता है। उसके बाद वो इलान के साथ मार्क के स्टोर आता है। वो बताती है ये उनके स्कूल में पढ़ा करता, बस उनसे कुछ साल का सीनियर था। वो दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। मार्क जब चेलो लाने जाता है तब तोंग टॉन्ट करता है फिर से एक इंस्ट्रूमेंटल स्टोर का ओनर। इलान मार्क के मना करने पे भी रिपेयरिंग के पैसे देती है। वो भी उसे आज डिनर की ट्रीट देने को कहता है और वो अग्री कर लेती है। जाते हुए तोंग कहता है काम खत्म होने में लेट हो जाएगी, बेचारे को इंतजार कराना सही है क्या? वैसे तुम दोनों का रिलेशन क्या है? वो कहती है ओनर और क्लाइंट का। टोंग जानकर फोटोज लेने में लेट करता है ताकि वो मार्क के साथ डिनर पे जा ना सके। इवन कहता है उसका काम सुबह तक चलेगा। वो बोलती है ठीक है तुम करो, मैं जा रही हूँ, पर वो बाकी का पेमेंट होल्ड करने की बात करके उसे रोक लेता है। फिर उसे अपने बैग से कार्ड होल्डर निकालने को बोलता है, जो इलान ने उसे कॉलेज टाइम पे गिफ्ट की थी और ये इतना पुराना होने पे भी उसने आज तक रिप्लेस नहीं की। वो ये कहीं ना कहीं उसे दिखाना चाहता था। रात काफी हो जाती है और इलान को भूख लग रही थी। टोंग जो चेनफान का वेट कर रहा था, उसके आते ही वो उनके साथ बाहर आ जाता है जहां इलान पहले पार्ट टाइम जॉब करती थी और वहां का ओनर इत्तेफाक से टोंग शॉलो को जानता है, जैसे कि वो दोनों पहले भी मिले हो। फूड के आते ही निंगजी भी रिहर्सल से आ जाती है और आते ही बियर्स पे बियर्स ऑर्डर देने लगती है। टोंग को चेनफान से निंगजी के बारे में पता लगा तो उसने सजेस्ट किया तुम खुद का ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट करके इसे क्यों नहीं अपनी प्रिंसिपल चेलिस्ट बना लेते हो। वो कहता है तुम और इलान सच में मैच हो, तुम दोनों एक जैसे ही सोचते हो। निंगजी ने भी इस बार सोच लिया है वापस चाइना लौटने की, क्योंकि यहाँ उसके लिए अब कुछ बचा नहीं है। वो शॉलो और इलान को डिस्टेंट देखकर टोंग से पूछती है
क्या तुम दोबारा डेट कर रहे हो? वो बोलता है ब्रेकअप के बाद वो ऐसे ही अकेला है। चेनफान इलान से बोलता है परेशान मत हो, ये काम में इतना बिजी रहता है कि ये डेट करने वाला नहीं। वो बोलती है मुझे क्या, इसे सिंगल रहना है या नहीं रहना है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। खाना खाने के बाद चारों वॉक पे आते हैं। चेनफान बताता है उनके रिलेशनशिप के पूरे 6 साल हो गए, अब वो शादी करने का सोच रहा है। साथ वो तोंग और इलान को सजेस्ट करता है जब तुम दोनों एक दूसरे को इतने लंबे टाइम से जानते हो तो बात करके सब कुछ सॉल्व क्यों नहीं कर लेते। लेकिन इलान इस बात को अवॉइड कर देती है। स्नैक करते हुए तोंग इलान के बगल में जाकर बैठ जाता है और इलान उसे भगाने लगती है। चेनफान दोनों की नोक झोंक देखकर शॉलो को बाहर ले आता है कुछ बात करने के लिए। जब निंग इलान के साथ अकेले होती है तब पूछती है क्या तुम फिर से उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगी। पास्ट में हम देखते हैं ग्रेजुएशन टाइम पे इलान शॉलो को 10 दिनों से रीच आउट नहीं कर पा रही थी। वो इतनी फिक्र में थी कि ठीक एग्जाम के वक्त ही उसे ढूंढने चाइना चली गई। चेनफान ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो बच्चा नहीं है, खुद का ध्यान रख सकता है, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। पर उसने एक न सुनी और जब वापस आई तो पता लगा वो एक शूट के लिए अब्रॉड चला गया और उसने इस बारे में उसे कुछ बताया भी नहीं था। कुछ दिनों बाद उसका मैसेज आया कि वो उसे एग्जाम के वक्त परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए शूट से पहले इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन इलान ने रियलाइज किया जहाँ पहले चेलो उसकी प्रायोरिटी हुआ करती, रिलेशनशिप में आने के बाद उसकी दुनिया तोंग के अराउंड रिवॉल्व होने लगी, उससे रिलेटेड हर बात अफेक्ट करने लगी। इसीलिए दोबारा खुशी तलाश करने के खातिर उसने तोंग से अलग होने का फैसला किया। फिलहाल वो यहीं रहकर ग्रेजुएशन की तैयारी करना, चेलो बजाना और जो चीजें उसने अब तक नहीं की वो करना चाहती है। वहीं निंगजी चाइना इसलिए जाना चाहती है क्योंकि चेनफान के पेरेंट्स ने कई बार उसे वापस बुला लिया है पर वो उसकी वजह से रुका हुआ है और वो अच्छे से जानती है कि वो खुद भी वापस लौटना चाहता है। इवन निंग के डैड भी चाहते हैं कि उनकी बेटी चाइना आकर ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट करे और वो उनकी सलाह को सीरियसली लेना चाहती है। बाहर चेनफान शाओलो से पूछता आखिर तुम पिछले साल कहाँ चले गए थे। इलान को टेंशन में अपना एग्जाम छोड़कर तुम्हारे लिए चाइना जाना पड़ा। तोंग ने कहा वो स्नोई माउंटेन चला गया था जहाँ सिग्नल ही नहीं था, पर उसे एहसास हो रहा है कि अगर उसने जाने से पहले बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। अब चाह कर भी वो इलान को वापस हासिल नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। जब तोंग उसके बारे में पूछता है तुमने आखिर सॉन्ग्स लिखने बंद क्यों कर दिए, तो उसने बोला जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो सपने के पीछे भागो या तो प्यार के पीछे। एक खुशहाल परिवार को किसी ऐसे की जरूरत पड़ती है जो सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करे और ये रोल अभी वो प्ले कर रहा है। वहीं इलान को मेंगमेंग का वीडियो कॉल आता है। शान यही में के साथ अब्रॉड ट्रिप पे गया है इसलिए उसका स्टोर अभी वो संभाल रही है। साथ वो ये भी बताती है कि अब वो और जिंघाओ साथ नहीं है, उनके बीच बात नहीं बनी तो ब्रेकअप हो गया। अभी मेंगमेंग का मेन फोकस पैसे कमाने पे है। जब लड़के वॉक से वापस आते हैं तब निंगजी चेनफान को चाइना जाने की फ्लाइट अगले हफ्ते का बुक करने को कहती है। चेनफान बोलते हैं एक बार सोबर हो जाओ तब इस बारे में बात करेंगे। वो कहती है नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, अभी टिकट बुक करो इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। एक रोज एग्जीबिशन में इलान की नजर अपने शैडोई पिक्चर पे पड़ती है। उसमें वो अपना चेलो लिए हुए थी। ये वही पिक्चर है जिसे तोंग ने अपने अकाउंट में पिन करके रखा था। अगले सीन में हम तोंग को देखते हैं जो अपने डैड को रिहैब से वापस ले आया है। इलान भी आज वापस लौट रही है क्योंकि वो फाइनली ग्रेजुएट हो गई। नाम लेते ही वो आ भी जाती है। मार्क ने उसे यहाँ तक ड्राइव किया होता है। वो उसे अपने डैड से मिलाती है। मार्क तोंग को देखकर पूछता है तुम यहाँ कैसे। वो बोलता है यहाँ मेरा भी घर है। मार्क जाते हुए इलान से किसी रोज कैचअप करने की बात करता है। तोंग को तो क्या उसके माँ बाप तक को ये अच्छा नहीं लगता, पर उन्हें दोनों बच्चों के ब्रेकअप के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। वहीं इलान को सब इतना ऑकवर्ड लगता है कि जल्दी से अंदर चली जाती है। उसके डैड जाते हुए तोंग को डिनर पे बुलाते हैं। वो टाइम से पहले उनके घर के बाहर से इलान को यहाँ वहाँ तलाश कर रहा होता है। उसके डैड बाहर आकर बोलते हैं वो पार्क गई है वॉक पे, तुम भी उसे कंपनी दे आओ। मुझे पता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अक्सर दूरियां पैदा कर देती है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इसके लिए कितना सही हो, इसलिए कभी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लेना। वहीं शुआन अब बड़ा हो गया है और अपनी बहन को बताता है कि उसकी गैर हाजिरी में मिसेस वांग शॉलो के घर आया करती अपनी बेटी को उससे सेट कराने के लिए। यहाँ तक कि उसे कई जगह से रिश्ते भी आए, लेकिन उसने सबको इग्नोर किया। तोंग तो उसे ट्यूशन भी देता है अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर। उसे आता देख शुआन उन्हें स्पेस देकर चला जाता है। इलान पूछती है आज नौगट वाला स्टॉल क्यों नहीं खुला। वो बोलता है सेल्समैन का बेटा नए स्कूल चला गया है ना, इसलिए। लेकिन वो ये नहीं बताता कि दुकानदार ने ये काम बहुत पहले ही छोड़ दी है। देन वो कहता है सबने अगले दिन गेट टुगेदर रखा है, अगर वो लोग हमारे बारे में पूछ बैठे तो क्या कहना है। वो बोलती है कह देंगे जो सच है कि हमारा ब्रेकअप हो गया। वो पूछता है क्या तुम अभी किसी को डेट कर रही हो, तो वो उल्टा उससे पूछती है अपनी बताओ।
वो ना में जवाब देता है, पर उसके सैड एक्सप्रेशन देखकर बोलती है, सबके सामने ऐसे मुंह मत बनाना, वरना सब समझेंगे मैंने तुम्हें डंप किया। वो बोलता है, हाँ तो ये झूठ कहाँ से है। वहीं ऐलान देखती है उसके घर पे सभी को तोंग की हेल्प की जरूरत पड़ती है, चाहे घर का बल्ब चेंज करना हो या मार्केट से कुछ मंगवाना हो। इसलिए वो अपने फैमिली को तोंग की बार बार हेल्प लेने से मना कर देती है। उन्हें लगता है शादी से पहले वो उसकी साइड ले रही है, पर जैसे ही तोंग मार्केट से कुकिंग ऑयल और नया बल्ब लेकर आता है तो फिर से उसके परिवार वाले उससे काम की बातें करने लगते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर उसे पकड़कर बाहर ले आती है और पूछती है, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? अगर उन्हें हमारे ब्रेकअप के बारे में पता लगा तो वो कितने उदास हो जाएंगे। वो बताता है उसके डैड की एज हो रही है, एक रोज बल्ब चेंज करते हुए गिर गए, इसलिए उनके बदले वो ये कर लेता है। उसकी स्टेप मॉम की कलाई में बराबर दर्द रहता है, इसलिए भारी सामान नहीं उठा पाती। शुआन को अच्छे यूनिवर्सिटी में ज्यादा देखना ऐलान के फैमिली का सपना है, इसलिए वो उसे पढ़ाता है। खासकर जब वो अकेला रहा करता तब उन लोगों ने भी उसे संभाला, इतना तो वो कर ही सकता है। ऐलान उसे हर चीज के लिए थैंक्स कहती है और बोलती है, जब तुम्हें फ्यूचर में कभी मेरी जरूरत हो तो कहना। तभी उसे मार्क का कॉल आता है। वो उससे कल मिलने का डिसाइड करती है। टॉम उसे याद दिलाता है कि कल उसे गेट टुगेदर पे भी जाना है। डिनर पे ऐलान अपने डैड के सामने शॉलो की हद से ज्यादा केयर करने लगती है। वो भी दिखाता है कि उनके बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसी खुशी में सब बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। डिनर के बाद ऐलान के डैड अपनी बेटी को टॉम के साथ पड़ोसियों को केक डिस्ट्रीब्यूट करने को कहते हैं, ताकि जिन नेबर्स को लगता है उन दोनों के बीच का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं है, उनका मुंह बंद हो जाए। टॉम और ऐलान जब ये देने मिस्टर ली के घर आते हैं तब उन्हें लगता है दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है। तभी बर्फ गिरने लगती है। जब वो उनके लिए छाता लेने अंदर जाते हैं तब वो लोग छत के नीचे खड़े हो जाते हैं। ऐलान स्नो का मजा ले रही होती है और टॉम उसे देखता रहता है। छाता मिलने के बाद दोनों जैसे ही 2 कदम बढ़ाते हैं मिसेस वांग मिल जाती है। वो उन्हें भी केक देती है। वो पूछती है, क्या आज कोई स्पेशल डे है? टॉम कहता है हाँ। सो वो उन दोनों को कांग्रेचुलेट करती है। पार्क में बैठे टॉम हंस रहा होता है कि जो रिश्ता सच था आज उसकी एक्टिंग करनी पड़ रही है और लोग इस पे यकीन भी कर ले रहे हैं। वो प्रेडिक्ट भी कर लेता है उनके अलग होने के बारे में जानकर सब क्या कहेंगे कि क्या जोड़ी थी, जैसे एक दूजे के लिए बने हों और बस ऐसे ही ब्रेकअप कर लिया। अगर ऐलान अब्रॉड ना गई होती तो ये सब नहीं होता। अगर टोंग भी उसके साथ जाता तो आज दोनों साथ होते हैं, उनकी शादी हो गई होती, बच्चे हो जाते और उनके भी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स होते हैं। फिर वो उसके करीब आता और उसे हग करके कहता है, अगर हमने ब्रेकअप नहीं किया होता तो आज हम साथ में खुश होते हैं। ऐलान को भी जो पूछना था आज पूछ ही लेती है, क्या हमारे अलग होने के बाद तुम दुखी थे? वो कहता है हाँ, पर जिंदगी ने दुख मनाने का मौका ही कहाँ दिया। वो बोलती है, याद है पिछली बार मैंने पूछा था, हमारे बीच दोस्ती और प्यार का डिफरेंस समझ नहीं आता। मुझे अब तक इसका जवाब नहीं मिला, पर जिंदगी में हमें आगे बढ़ना पड़ता है और मुझे लगता है हम अब भी दोस्त रह सकते हैं। जब वो घर लौट कर आती है तब शुआन बोलता है, क्या तुम दोनों किस कर रहे थे? मैंने देखा था। वो बोलती है, कुछ भी मत बोलो, वो मैं नहीं थी। तो वो सोचने लगता है, फिर शॉलो के साथ कौन थी? कहीं वो मेरी बहन को चीट तो नहीं कर रहा? अगले दिन टोंग रीयूनियन पे जाने के लिए ऐलान को पिक करने आता है। वो पूछती है, तुमने अपनी कार भी ले ली? वो बोलता है, अरे नहीं, ये सेकंड हैंड है। वहीं ऐलान के डैड मिस्टर वांग से स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं और शॉलो की तारीफें करने लगते हैं। वांग भी अपनी बेटी की बड़ाई करते हैं, जिसपे मिस्टर री भी कहने लगते हैं कि उनकी बेटी भी कम नहीं है और बहुत जल्द वो उसकी सगाई टोंग के साथ करवा देंगे। वांग कहते हैं, आजकल के रिश्ते लंबे नहीं चलते हैं और कल किसने देखा है, वैसे भी दोनों कई सालों से अलग रह रहे हैं, उनके बीच सब ठीक है, तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो? वो बोलते, अरे चुप रहो, अगले न्यू ईयर तक उनकी एंगेजमेंट होकर रहेगी, तुम देखना, पर टेंशन मत लो, हम दावत में तुम्हें जरूर बुलाएंगे। वही ऐलान को मार्क का मैसेज आता है कि वो पहुंच गया है। टोंग बोलता है, ये मार्क ना सिर्फ तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करने आया बल्कि अब तुम्हारे साथ भी जा रहा है। वो कहते हैं, जेलस हो रहे हो? वो बोलता है, नहीं, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड होती तो अब तक डेट कर रही होती। उसने कहा, हम दोनों भी रिलेशनशिप में आने से पहले 10 सालों तक दोस्त थे। वो थोड़ा रूठ जाता है, लाइक अब तुम मुझे उससे कंपेयर करोगी? वो कहती है, नहीं, तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। शान के स्टोर आकर वो लोग मिंगमिंग से मिलते हैं। ऐलान उसे बताती है कि अब वो और टोंग सिर्फ दोस्त हैं। शान के बारे में पता चलता है कि उसने येमे से लीगली शादी कर ली और वो ये स्टोर सेल कर रहा है। वहाँ जिंघाओ भी होता है जो मिंगमिंग का बिजनेस पार्टनर है। दोनों मिलकर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। टोंग सबको जल्दी से रेस्टोरेंट चलने को कहता है, पर ऐलान मार्क का वेट कर रही होती है। उसके आते ही वो उसे सबसे मिलाती है और स्टोर दिखाती है जिसे वो लेने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो यहीं पे सेटल होने वाला है। टोंग जिंघाओ को बताता है ये वही है जो फॉरेन में ऐलान पे डोरे डालता था। उसे वार्न करता है ये मिंगमिंग पे भी लाइन मार सकता है,
स्टोर अच्छे से देखने के बाद वो मिंगमिंग से बड़े स्टाइल में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करने लगता है। डील डन करने के लिए जैसे ही वो उसके साथ हैंडशेक करने वाला होता है वैसे ही जेंघाओ बीच में आ जाता है। सब सॉर्ट होने के बाद मार्क डिनर पे चलने की बात करता है, पर तोंग बताता है कि उनका पर्सनल प्लान है जिसमें वो ज्वाइन नहीं हो सकता। सो वो भी उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। मिंगमिंग इलान से कहती है ये मार्क कुछ गड़बड़ है। इलान बताती है ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, लेकिन इंसान अच्छा है, इसकी तो फियांसे भी है। टॉन्ग कहता है अच्छा, अब्रॉड में तो हमेशा तुम्हें इम्प्रेस करता रहता था, इतनी जल्दी एंगेजमेंट भी कर ली। वो तो उससे फ्रस्ट्रेट होकर रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलती है। जेंघाओ बोलता है यार तुम उसे फिर से पकड़ लो, फ्यूचर में एक दूसरे को किसी और के साथ देखकर टॉर्चर होने का दर्द मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वही कार में मिंगमिंग टोंग को खराब रास्ते से ले जाने पे सुना रही होती है। जेंघाओ जब शॉलो की साइड लेता है तो उन दोनों में बहस हो जाती है और सामने बैठे इलान और टोंग हंस रहे होते हैं। इलान बोलती है यार बस भी करो। शॉलो कहता है तुमने इन्हें सच में फाइट करते तो देखा ही नहीं। मिंगमिंग जेंघाओ की क्या पिटाई करती है। चिनफान का तभी कॉल आता है। वो लोग भी उसी रास्ते में फंसे हैं और पास में स्कूल भी था, तो वो लोग डिसाइड करते हैं पहले वहाँ जाएंगे। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी। टोंग अपने साथ हैंड ग्लव्स लाया होता है और वो इलान को पहन लेने को कहता है, जिस पे चिनफान उसे टीज करने लगता है। अब भी एक्स गर्लफ्रेंड का ख्याल रखा जा रहा है, क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच। मिंगमिंग और जेंघाओ चिल्ला चिल्ला कर विश मांगते हैं। ये ट्रेडिशन बाकी भी जारी रखते हैं और बातों बातों में पता चलता है चिनफान और निंग ने सगाई कर ली। अब वो बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। जब बॉयज बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तब मिंग इलान को एक बात क्लियरली बताती है कि शायद उसे टोंग शॉलो जैसा लड़का कभी न मिले। वापस आने के बाद टोंग उसे अपने घर आने को बोलता है। वो चेंज करने जाती है तभी उसकी माँ अपने हस्बैंड को टहलाने ले जा रही थी। टोंग को देखकर ये काम उसे देती है ताकि आराम से घर की सफाई कर सके। वहीं उसके डैड बोलते हैं मैं देख रहा हूँ तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। तुम्हारी माँ ने कहा मुझसे कि शायद तुम्हारे और इलान के बीच कुछ सही नहीं चल रहा। अगर कोई बात है तो हमें बता सकते हो, हम इसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी फैमिली बनानी है, हमारी टेंशन मत लिया करना। अगर तुम शादी का डिसीजन लेते हो तो हम सब तैयारी भी कर लेंगे, तो जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम इलान को पूरी इज्जत के साथ घर ले आएंगे। वही टोंग की माँ को उसके रूम में सफाई करने टाइम एक बॉक्स दिखता है। जब इलान घर आकर उन्हें क्लीनिंग करते देखती है तो मदद का हाथ बढ़ाती है। वो उसे टोंग के कमरे का वही बॉक्स सॉर्ट करने को भेज देती है। उसमें उसे लव नोटबुक मिलता है जिसमें उसके फोटोज और टोंग के लिखे गए विशेष होते हैं। उसमें एक स्काई का फोटो होता है जो उसने ब्रेकअप के बाद लिया था। नीचे लिखा था वो सो नहीं पा रहा, उसे उसकी याद आ रही है। एक फोटो में स्पार्कलर होता है जिसे न्यू ईयर पे जलाकर उसने इलान के लिए विश मांगा था और उसके नीचे लिखता है मिस यू। उसमें ढेर सारे फ्लाइट्स के टिकट भी होते हैं। वो ये सब पढ़कर रो रही होती है। जाते हुए एक पेपर में कुछ लिखती है। जब टोंग आता है और इलान को नहीं दिखता तो उसकी माँ बताती है कि वो आई थी पर चली गई, लेकिन तुम्हारे लिए रूम में कुछ छोड़ गई है। वहाँ वो अपनी नोटबुक देखता है और पेपर पे बना था क्वेश्चन मार्क। वो बाहर आता है और उससे पूछता है क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था। वो पूछती है जब तुम वहाँ मेरे लिए आया करते तो मुझसे मिले क्यों नहीं। वो पूछता है तुम बताओ तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। वो बोलती है जब से हम साथ आए तब से मैं बस तुम्हारे बारे में सोचने लगी। तुम्हारे साथ हर रोज रहने का दिल करता, जैसे कि मेरी जिंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हो। और मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी, मुझे खुद को फिर से तलाश करना था। टोंग ने भी कहा हाँ मैं जाया करता था, पर तुम्हें दूर से देखकर ही पता चल जाता जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने सच में खुद को ढूंढ लिया था। वो कहती है तुमने कैसे मान लिया कि मैं सच में खुश हूँ, दिखावा नहीं कर रही। वो बोलता है हाँ तो जब मैं आया तो क्या देखा, तुम्हारे पास लोगों की भीड़ है। मैं तो अब मैटर भी नहीं करता। मैं अगर सामने से कह भी देता तो क्या पता तुम्हारा जवाब होता। नहीं टोंग, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए वैसी कोई फीलिंग्स नहीं रही। मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। वो उसे किस करके पूछती है अब बताओ तुम्हें कैसा फील होता है। वो बोलता है तुमने कहा था अब हम सिर्फ दोस्त हैं, तुम बताओ इसका मतलब क्या है। अब हम एक दूसरे के कौन हैं। इलान ने किस करके ही बता दिया था कि वो क्या फील करती है, लेकिन ये शब्दों में कह नहीं पाती और चली जाती है। जब वो घर आती है तो श्वान बोलता है मैंने देखा तुम शॉलो का किस कर रही थी। वो बोलती है वो मैं नहीं थी। तो फैमिली डिनर पे जब उसके पेरेंट्स उनकी न्यू ईयर के बाद एंगेजमेंट कराने की बात कर रहे होते हैं, इवन इलान के डैड अपनी बेटी की विदाई तक का सोचकर रोने लगते हैं। तब श्वान कह देता है कि टोंग उसकी बहन को चीट कर रहा है क्योंकि उसने उसे 2 बार किसी और को किस करते देखा। टोंग बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हमारा ब्रेकअप हो गया। इलान के डैड गुस्से में लाल टोंग को मारने लगते हैं। वो बेचारा यहाँ वहाँ छुप रहा होता है। इलान कहती है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है,
टोंग के डैड बोलते हैं मेरा पैर वैसे ही बुरी हालत में है, अब क्या तुम मेरी जान लेकर मानोगे? तब जाकर वो शांति से टोंग से पूछते हैं ये सब कब हुआ? वो बताता है 1.5 साल पहले। उनका बीपी फिर बढ़ जाता है कि अच्छा तो इलान ग्रेजुएट नहीं हो पाई क्योंकि तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया था। टोंग के डैड कहते हैं अरे पूछ तो लो किसने पहल की थी। शॉलो ने इलान को बचाने के लिए कहा, उसी ने इनिशिएट किया, पर इलान सच बता देती है कि ब्रेकअप उसकी तरफ से हुआ और जिस लड़की को शॉन ने 2 बार देखा वो वही थी। उसके डैड पूछते हैं वजह क्या थी? वो बोलती है कोई वजह नहीं थी, बस ऐसे ही। पर अब करना क्या है? इसीलिए टोंग इलान से अकेले में बात करने अपने घर ले जाता है। वहीं टोंग के डैड इलान के डैड को कह रहे होते हैं यार तुम हमेशा मेरे बेटे को ही कसूरवार ठहराते हो, पता है कितने रिश्ते आए हैं उसके लिए मेरे दरवाजे पे। उनकी भी बोलती बंद हो जाती है और वो बेकाबू होने की माफी मांगते हैं। उन्हें भी उनकी चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोनों बालकनी में देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे को काफी क्लोज पाते हैं। इलान शर्माकर भाग रही होती है पर वो उसे जाने नहीं देता। उसके पेरेंट्स तो सामने की बालकनी से उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। वहीं टोंग पूछता है तुमने मुझे पार्क में किस क्यों किया था? वो बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, जिसपे वो उसे किस कर लेता है। और यहाँ इलान के डैड ये रिकॉर्ड करते हैं ताकि अपने पड़ोसियों को दिखा सके जिनको लगता है इन दोनों के बीच सब सही नहीं चल रहा। टोंग के डैड कहते हैं यार चलो यहाँ से, इन्हें कभी तो प्राइवेसी दे दिया करो। वहीं वो दोनों वादा करते हैं जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे, दूसरे को पिछले बार की तरह अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ वक्त गुजरने के बाद टोंग एक सरप्राइज अरेंज करता है, ऑर्केस्ट्रा बुलवाता है, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, इवन आस पड़ोस के लोग भी होते हैं। और वो इलान को सबके सामने प्रपोज करते हुए कहता है तुम मेरी जिंदगी का सनशाइन हो, जब तुम साथ रहती हो तो लगता है मैं हर मुश्किल पार कर सकता हूँ। तुमने पूछा था मुझसे प्यार और दोस्ती में क्या फर्क है, मुझे जवाब मिल गया। जब हम दोस्त हुआ करते तब तुम्हारे दुख में मैं दुखी हो जाया करता, तुम्हें खुश पाकर मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती, लेकिन अब मैं दुखी भी होता हूँ तो तुम्हें सिर्फ खुश दिखना चाहता हूँ। मैंने सोच लिया इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारूंगा, तो क्या तुम मुझे अपना बनाओगी? वो बोलती है हाँ। देन वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। आखिर में इलान भी उसे थैंक्स कहती है, उसे समझने और उसे बाकियों में सबसे बेस्ट मानने के लिए, उसे हर बार चूज करने और हर पल प्यार करने के लिए। दोनों इतने प्यारे लग रहे होते हैं कि सभी उन्हें किस करने को बोलते हैं। और ये ड्रामा उनके प्यारे से किस, उनकी मेमोरीज से भरी फोटोज और वेडिंग कार्ड के साथ खत्म हो जाती है।